Hello guys. So today we are going to deal with the MCQs related to master cadre question paper. We already discussed 30 questions from the last two videos, and this is the third video in which we discuss next 15 questions with full explanation. Let's go ahead. 31st, the CFS energy of complex K3 FeCN का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद है इज। तो इन्होंने पूछा कि CFS एनर्जी पूछी, तो CFS एनर्जी आपको पता होगी क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक में से है। तो इसमें से पूछा कि कौन सी एनर्जी रहेगी, 20 रहेगी, 12 रहेगी, 8 रहेगी या 4 डीके रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, तो कॉम्प्लेक्स से पता लग रहा है कि इसमें 6 साइनाइड लगे हुए हैं, 6 साइनाइड। तो 6 साइनाइड का मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जब भी स्प्लिटिंग होती है तो EG और T2G में होती है। तो EG इसमें ऊपर रहेंगे ऑर्बिटल्स 2 D के, और 3 T2G के नीचे रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें जो लाइगेंड जो अप्रोच करते हैं वो क्या करते हैं, ऑन द एक्सिस करते हैं, और जो EG वाले जो D ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी ऑन द एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और T2G की कम हो जाती है। तो जब इंक्रीज होती है तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, और जब डिक्रीज करती है तो उसके लिए हम नेगेटिव का साइन लगाते होते हैं। अगर यही हमारा कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता, तो ये जो इन्वर्स हो जाता हमारा T2G ऊपर और EG नीचे। तो यहाँ पे हमने FeCN का निकालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आयरन का जो एटॉमिक नंबर 26 होता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6 4s आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आयरन की, इसमें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी, और +3 निकालने के बाद हम 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कर देंगे, 2 इसमें से और 1 D में से। तो 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बचेगी। और D5 अगर हम फिल करते हैं EG और T2G में, तो यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है जो स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है। स्प्लिटिंग होने से क्या होगी, डिस्टेंस दोनों जो ऑर्बिटल्स में वो इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जितने भी 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं D, वो सारे के सारे नीचे T2G में फिल हो जाएंगे। तो T2G में कैसे फिल होंगे, T2G में 3 ऑर्बिटल्स है तो 2 और 1 में फिल हो जाएंगे, यानी कि टोटल 5 हो जाएंगे, D5 फिल हो जाएगा। तो इनकी एनर्जीज कितनी होती है, तो जो इंक्रीज हुआ होता है इसकी एनर्जी होती है 3/5, और जो नीचे वाला होता है इसकी डिक्रीज होती है, तो इसकी कितनी डिक्रीज हुई होती है, 2/5 डिक्रीज की होती है। तो 2/5 को हम 0.4 लिख सकते हैं, और 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा 0.4 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा F5 क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे हमारे पास, 0.4 × 5 प्लस 0.6 ऊपर के लिए, तो ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन है तो 0 आ जाएगा। तो ये 5 और 0 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 5 फॉर द 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 D का हमारा आंसर होगा। तो 2.0 डेल्टा है स्प्लिटिंग हुई, पर यूनिट के हिसाब से लिखो तो 20 D के उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है MCQ, इन द ट्रायंगुलर क्लस्टर, ये मेटल कार्बोनिल्स का है। मेटल क्लस्टर्स में से टॉपिक है, मेटल क्लस्टर भी आपका मास्टर कैडर में सिलेबस है। इन ट्रायंगुलर क्लस्टर, ट्रायंगुलर का मतलब यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर बना होता है जिसमें 3 आयरन आइटम आपके ऐसे जुड़े होते हैं, और उसके साथ हमारे कार्बन ग्रुप लगे होते हैं। द अफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ईच मेटल सेंटर, यहाँ पे अफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे नोबल केसेस के हिसाब से होता है। तो इसमें से हमारा देखना है कि वो 36 आता है या नहीं आता, मतलब कितना आ रहा है इसका अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हमने वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का बड़ा इजी तरीका होता है, यहाँ पे किसी का भी निकाल सकते हो आप। जैसे आयरन यहाँ पे 3 है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 3 आयरन है, 26 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 78। और यहाँ पे 12 हमारे पास क्या है, हमारा लाइगेंड है, और उसका डबल हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का डबल हो जाता है, 12 2 24। तो टोटल कितना हो गया, 102 आ गया टोटल हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके। बट हमने आयरन पर एटम निकालना है, तो 3 आयरन एटम है, तो 102 को डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमें 34। अब यहाँ पे हर आयरन जो है, जैसे ट्रायंगल शेप में बना, तो हर आयरन जो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड्स करके इसका 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो 34 + 2 कितना हो जाएगा, 36। तो इसका सी आंसर आ जाएगा 36। 33rd क्वेश्चन, द कलर ऑफ गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव है। तो गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम आपको मैं बता दूं तो ये 4f सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट का है। तो आप एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके जो किनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 0 है, मतलब F0 है, किसकी हाफ 7 है, तो हाफ 7 में गैडोलिनियम आता है और यूरोपियम आता है, और फुल फ्लेम में यूट्रियम और लुटिडियम आता है। इसी तरह से अगर मैं 5f की बात करूं तो उसमें अमरसियम और क्यूरियम आता है हाफ फील्ड में, और जो फुल फील्ड में आता है नोबिलियम और लोरेंसियम। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से पूरी सीरीज तो आपको कोई पूछेगा नहीं, हाफ फील्ड, फुल फील्ड या फिर
F0 के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो गैडोलिनियम का कलर पूछा हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 हो या F7 हो या F14 हो तो वो कलरलेस होता है। तो गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप देखोगे तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है जिनॉन 4f7 5d1 6s2। तो 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये अब हाफ फिल्ड हो जाएगा 4f7 जिसका कलर होगा कलरलेस। तो आंसर हमारा डी आ जाएगा। When air is passed through an aqueous solution of cobalt fluoride in presence of fluoride ion it is expected to form stable। तो कोबाल्ट फ्लोराइड जो हाईली टॉक्सिक होता है और ये डिकम्पोज होता है हॉट वाटर में, इसीलिए ये अगर ये रिएक्ट करेगा तो इनमें से कोई भी कंपाउंड नहीं बताएगा, नन ऑफ दिस डिकम्पोज हो जाता है ये। तो इट विल नॉट फॉर्म एनी ऑफ द कंपाउंड इन गिवन कंपाउंड, ओनली नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा कोबाल्ट फ्लोराइड। तो ये डी ब्लॉक में से है, आपको कह सकता हूँ, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दिया है कि अगर मैं कोबाल्ट फ्लोराइड को वाटर में डालता हूँ तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड कोबाल्ट, जो कि ऊपर में से कोई भी एग्जांपल्स में सेट नहीं, इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता होता है। तो ड्यू टू दिस नन ऑफ दिस का आंसर आएगा। द कैटिनेशन इज बेस्ट, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। तो सेल्फ लिंकेज के लिए तो सबसे जो बेस्ट एलिमेंट जो जाना जाता है वो कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन का साइज सबसे स्मॉल होता है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे इस पूरे मतलब कि हम कह सकते हैं अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं, तो उसका आंसर होगा कार्बन। जितना छोटा साइज होगा उतना अच्छा सेल्फ लिंकेज करता है, तो कार्बन इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में से कोई भी हाफ H2 कहीं नहीं लगा हुआ, ये 2H2 जो होता है ये हमारा जिप्सम होता है, और कैल्शियम सल्फेट जो होता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है। रह गया हमारा ए और डी, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो गलत दी हुई हैं। अगर हम देखें तो इसमें से 6 और 2 तो हमारा ये इवन में आया था, बट जो 5 है ये ऑड में आया था, तो लिटिल बिट हम कह सकते हैं कि ए आंसर हो सकता है। बट जो इसका एक्चुअल आंसर होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2 लगा होता है, हाफ H2, इसीलिए हम इसको हेमी हाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट भी बोला जाता है। तो इसके हिसाब से आपको जो ग्रेड मार्क्स है वो मिल सकता है अगर आपका कोई ऐसा गलत क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए आप क्लेम भी, मतलब कि आप जो हम गलत क्वेश्चंस के लिए हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं वो हम दे सकते हैं यहाँ पे। ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल। तो ओजोन किस टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को करता है। ये भी हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जनरल केमिस्ट्री से पूछा हुआ है, तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हम, दैट इज मोजरबे स्पेक्ट्रम। मोजरबे स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एक्यूरेट। तो आयरन 56 मास विल शो मोजम स्पेक्ट्रोस्कोपी, या आयरन 57 विल शो मोजम स्पेक्ट्रम, या दोनों ही दिखाएंगे, या ऑल द 3 अबव। तो इसमें से मैं बता दूं कि जो आयरन 57 होता है सिर्फ वही मोजम स्पेक्ट्रम दिखाता है। यहाँ पे अल्फा रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है सैंपल, और वो रेजोनेंस दिखाता है, उसी को मोजरबे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें रिकॉल इफेक्ट भी आता है, इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी है, इसमें टिन आता है, एंटीमनी आता है और आयोडीन आता है विद एटॉमिक नंबर 129, 121 और 119। तो ये भी हमारे मोजरबे स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। तो आपको जनरल चीज़ें जरूर पढ़ लेनी, जितनी भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन है, मोजरबे, NMR, UV, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको आपने तैयार करना। और बेसिक्स के लेवल मतलब प्रिंसिपल वगैरह, या इनमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्या क्या किस किस फंक्शंस पे ये डिपेंड करता है, क्या ऐसे क्राइटेरिया सिलेक्शन रूल्स क्या है, वो आपने पढ़ने हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आपका फिर निकल आएगा, क्योंकि यही डिफरेंस क्रिएट करेगा बाकी कैंडिडेट से आपको। नेक्स्ट जो है, अमंग द फॉलोइंग विच मेटल आयन इज एक्सपेक्टेड टू शो ESR सिग्नल। जो ESR सिग्नल है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ से आपने वो जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मरकरी गिवन है। तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो 3d10, कॉपर की 3d9, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की जो आएगी 2H2 2p6 आएगी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और 5d10 की कितनी है, और मरकरी की 5d10 आएगी, क्योंकि आपको पता है जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों की d10 होती है। तो ये ऑलरेडी पेड है, सिर्फ हमारा जो बचा कॉपर, इसमें ही हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑब्वियसली ओनली कॉपर 2 पॉजिटिव विल शो द ESR सिग्नल। तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप उसको उनके चारों ऑप्शंस को देखा करो, और चारों ऑप्शंस में देखो कि चारों में से अलग क्या है, तो अलग से आपको साफ दिख जाएगा, और वही आपका वो आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी। That was they are the tricks which I am telling you, or it will definitely help you during the competitive exams. If you don't know about anything related to the question, so just go for the given options and you will get the answers here. Next we have the 40th question, dimethyl sulfoxide coordinates to a metal and formed an adduct. ये कंपाउंड बनता है
इट्स IR स्पेक्ट्रम शोड शिफ्ट इन वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी टू लो एनर्जी रीजन इट्स स्पोर्ट्स। तो किस टाइप की बॉन्ड बनाता है, मतलब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड किस टाइप की बॉन्ड बनाता है, लाइगेंड है मतलब ये हमारा। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में डाइमिथाइल का सल्फो का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH3 का होल ट्वाइस सल्फर और डबल बॉन्ड O। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिससे ये कौन सी बॉन्ड बनाएगा, मेटल ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता। तो इसका A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प होगी। हम आगे भी ऐसे ही मैंने बाकी एक सॉल्यूशन चैप्टर के भी मैंने NCERT MCQs करा सकते हैं, वो आप मैंने लिंक में डाल सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में से जाके उस MCQs को भी प्रिपेयर कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि मैं जो भी MCQs कराता हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ। आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर बताने से आपको कुछ नहीं पता लगेगा जब तक आपको उसका रीज़न नहीं पता लगेगा, वाई द आंसर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनी अदर ऑप्शन। मैं बाकी सारे 4 ऑप्शन के भी बताता हूँ कि बाकी 4 ऑप्शन क्यों नहीं है और ये एक ऑप्शन क्यों है। तो इससे आपको काफ़ी रिवीजन में हेल्प होगी, क्योंकि अगर आप मास्टर कैडर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब आपको केमिस्ट्री की नॉलेज है, और सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के बाद ही आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा उस चैप्टर से। और चैप्टर आपको ये भी पता लगेगा उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यही पता लगता है, बाकी भी मैं आगे जो आपके रिवीजन पार्ट में डाल दूंगा बाकी वीडियो से। बस आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मिथेनॉल शोज। तो किस टाइप की ये हमारा NMR होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, मैग्नेटिक प्रोटोन मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ये स्प्लिटिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे या तो 1 क्वार्टेट देगा ये, या फिर 1 डबलेट देगा, या 2 सिंगलेट देगा, या 1 इंटेंस डबलेट या क्वार्टेट। तो अगर मैं मिथेनॉल का फॉर्मूला देखूँ तो CH3OH होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटोन होते हैं, ये एक तो हमारे पास ये एक प्रोटोन है, एक ये हमारा इस टाइप का प्रोटोन है। दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, ये तीनों इनका एनवायरनमेंट सेम है, तीनों हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, ये वाला हाइड्रोजन अलग टाइप का है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इस पर जो इम्पैक्ट है वो अलग पड़ेगा, जबकि इन हाइड्रोजन पे इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, आपने डिफरेंट एनवायरनमेंट चेक करने होते हैं। और जो भी ये क्या कहते हैं हमारी जो में स्प्लिटिंग होती है वो एक इंक्रीज़ करके आपने बतानी होती है। जैसे हाइड्रोजन 1 है तो ये इसका 1 बढ़ा दो तो डबल, मतलब ये डबलेट दिखाएगा। पहले डबलेट दिखाता है कि इसके ये जो साथ वाले इसके प्रोटोन है इसके करके दिखाता है। उसी तरह जो 3 प्रोटोन्स हैं ये किस करके स्प्लिटिंग दिखाएगा, इस प्रोटोन करके दिखाएगा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 में 1 प्लस करोगे तो 4, तो ये क्वार्टेट दिखाएगा। तो ये क्वार्टेट दिखाएगा, ये डबलेट दिखाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन 1 इंटेंस डबलेट एंड 1 वीक क्वार्टेट। तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं, सीधा ही हो जाएगा। इंटेंस का मतलब काफ़ी अच्छा सिग्नल देगा और जो क्वार्टेट का वीक सिग्नल देगा। ये भी फैक्टर्स होते हैं कि उसके साथ किस टाइप का एलिमेंट लगा हुआ है। 42nd क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग क्लोरीन विल नॉट एक्सबिट एनक्वार स्पेक्ट्रम। ये क्वाड्रुपल स्पेक्ट्रोस्कोपी मोजर बेस स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि जितनी एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उतना अच्छा एनक्वार स्पेक्ट्रम होता है, मतलब मॉलिक्यूल की सिमेट्री के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री के ऊपर है। अगर जितनी ज़्यादा एसिमेट्री होगा, सिमेट्री का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होनी चाहिए, एसिमेट्रिकल होनी चाहिए, तो जिस करके क्या होगी वो एनक्वार स्पेक्ट्रम अच्छा दिखाएगा। तो ये जो B, C, D तीनों में जो है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे CH3 के पास इस कार्बन और क्लोरीन के अलग अलग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे जिंक और क्लोरीन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लोरीन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस अकेला क्लोराइड आयन जो होगा उसकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट वाइल इट विल नॉट शो द एनक्वार स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से आप देखो, अब चारों में से आपको साफ दिख रहा है कि जो क्लोरीन है वो अलग दिख रहा है इन सब में से। तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आंसर ये हो सकता है अगर आपने एनक्वार स्पेक्ट्रम का नहीं भी पढ़ा हुआ। नेक्स्ट जो है ये भी बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी से है, +2 का ये टॉपिक है। तो जिंक जो और है Zn सल्फाइड व्हेन रोस्टेड इन एयर, तो रोस्टिंग कर रहे हैं, तो रोस्टिंग हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, और किसके लिए करते हैं, सिर्फ सल्फाइड इम्प्योरिटीज के लिए। और तो जब भी रोस्टिंग करते हैं तो सल्फर जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या दिखाएगा, ZnO + SO2 बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, रिएक्ट स्लोली विद द क्लोरीन। ड्यूटेरियम इसका आइसोटोप है, रिएक्ट फास्टर विद क्लोरीन देन हाइड्रोजन, मतलब ड्यूटेरियम ज़्यादा रिएक्ट करेगा फास्टर से, या हाइड्रोजन रिएक्ट फास्टर विद क्लोरीन देन ड्यूटेरियम। बोथ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम रिएक्ट इक्वली फास्ट विद द क्लोरीन। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो ड्यूटेरियम होता है इसका मास जो होता है 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। जो ड्यूटेरियम का जो DD बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा। इस हिसाब से हमारा जो हाइड्रोजन है वो जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा C हो जाएगा, हाइड्रोजन रिएक्ट फास्टर विद द क्लोरीन। प्रोटॉन्स के ऊपर है, मास ज़्यादा होने से उसका बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है थोड़ा सा, अगर इसकी थोड़े से डिटेल पढ़ोगे। तो लास्ट क्वेश्चन हम इस MCQs में कर लेते हैं।
द एडिशन ऑफ क्लोराइड टू ए सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम आयन 2 पॉजिटिव विल फॉर्म। तो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये जो पैलेडियम होता है जल्दी से सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, इसको हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन को लेके इसको डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ये जब पैलेडियम क्लोराइड हम एसिडिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, जैसे क्लोराइड यानी कि HCl से आएगा, तो ये बनाएगा H2PdCl4, यानी कि अगर इसको मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूँ तो PdCl4 2 नेगेटिव बनेगा इसका आंसर। तो हमारे पास PdCl4 2 नेगेटिव, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा। अगर आप क्लोरीन के बारे में जानते हो तो क्लोरीन एक वीक लाइगेंड होता है, तो वीक लाइगेंड करके ये पेयरिंग नहीं कर पाता पैलेडियम के इलेक्ट्रॉन्स में। जब आप इसकी हाइब्रिडेशन वगैरह करोगे, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से करो या आप CFS के हिसाब से करो, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आएगी वो आपकी DsP2 आएगी। तो DsP2 में जो स्ट्रक्चर बनता है वो आप क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो इसके आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये PdCl4 का 2 नेगेटिव हो जाएगा। होप गाइस you will understand all the MCQs which I explained in this video, and please go through all these videos which I am providing in the link of the description, and keep supporting the video, and thanks for watching my channel, and please subscribe and share and like the video. Thanks and have a nice day.